चलेगा। तो चैप्टर है भाई लोग काइनेमेटिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी का अगर देखो तो 2-3 चैप्टर इंक्लूडेड हैं इसमें, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा मोशन इन प्लेन। अपने मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? काइनेमेटिक्स लिखा है, और फिर एक लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो वो भी इसी में आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें थोड़ा थोड़ा आएगा सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन नहीं, वो अगले में जाएगा। सर्कुलर मोशन, इतने सारे चैप्टर मिला के है काइनेमेटिक्स। सर्कुलर मोशन ऐसा चैप्टर है जो हर जगह घुस जाता है। पूरे फिजिक्स में 2 ऐसे चैप्टर हैं जो कहीं भी घुस जाते हैं। नंबर 1, दूसरा एसएचएम, हर चैप्टर में घुस जाता है एसएचएम, कि ये वाली चीज़ थी, ऐसे ऐसी थी, उसे हल्का सा हिला दिया तो उसका स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बता दो, ये वो, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो रोटेशन वाली कोई चीज़ हो, या चार्ज हो, कि एक चार्ज रखा था, दूसरा चार्ज, यहाँ 2 चार्ज था, बीच में एक रखा था, इसे हल्का सा हिला दिया तो कभी ऐसे अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ धक्का मारे, इस तरह करके चल रहा है। तो कोई लेंस वाले कोई सवाल हो सकते हैं, सपोज कि लेंस में सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट को आप ये करा रहे हो, हल्का एसएचएम करा रहे हो कुछ, तो उसका जो इमेज बन रही है वो कितने से एसएचएम करे, ऐसा। कोई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सवाल होते हैं कि पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर के ऊपर और ये है, उसको हल्का सा दबा दिया पिस्टन, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा ऐसे हल्का। तो इस तरह के कुछ भी सवाल हो सकते हैं। तो एसएचएम कहीं पे भी घुस जाता है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन 3-4 पार्ट में आएगा, ठीक है। अभी जैसे तुम वो पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री में, क्या होता है पहला चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो तुमने स्टार्ट ही इससे किया होगा कि कूलम्स लॉ का जो फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। तो जो mv स्क्वायर अपॉन R लिख रहे हो, तो जहाँ भी आप देखो कि सर्कुलर मोशन की कोई इक्वेशन चल रही है, तो वहाँ पे सब जगह पे वही कंटिन्यू इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। तो सर्कुलर मोशन इस वाले चैप्टर में आएगा। फिर अगला वाला जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें फिर से आएगा। उससे अगला जो चैप्टर है वर्क पर एनर्जी, उसमें फिर आएगा। और फिर भरपूर मात्रा में जो आएगा वो आएगा रोटेशन में, ठीक है जी। तो ये जगह जगह पे आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ोगे, अगले वाले में आएगा तो उसे फोर्स के टर्म्स में पढ़ोगे, अगले वाले में आएगा तो फिर एनर्जी के टर्म्स में पढ़ोगे कैसे चेंज हो रही है, और फिर रोटेशन में आएगा तो फिर तो उसमें टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वो सब चीज़ें लग जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, तो हमने ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया पूरे चैप्टर को। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलाउंग जाना। जैसे आप कोई बॉल फेंको ऐसे, तो आप कहते हो कि ऐसे जाएगी, उसी रास्ते वापस आएगी। बॉल ऐसे करके नहीं जाती, ऐसे गई फिर थोड़ा साइड हो गई फिर नीचे से आ गई, ऐसा नहीं होता। बॉल जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई, ऐसा। लेकिन अगर आपने एंगल पे फेंकी, ऐसे फेंकी से बोल, तो कैसे जाएगी, ऐसे करके जा रही होगी। तो क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इधर जाते हुए, और क्या उसका वाई भी चेंज हो रहा है। पहले वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम और फिर वापस कम हो गया, तो एक साथ 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई चीज़ को आपने ऐसे फ्लोर पे फेंक दिया कि यहाँ से जा, ऐसे करके जा, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बस, तो वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इस बॉल को अगर मैंने ऊपर फेंक दिया होता है, ऐसे जाके वापस आ जाती है, ऐसे कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता, सिर्फ वाई। तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो फिर तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक साथ, तो फिर वो मोशन इन प्लेन। या 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक साथ, ऐसे करके कोई चीज़ फेंकी, ऐसे गई, तो देखो वाई एक्स कोऑर्डिनेट, क्या एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है लगातार। वाई कोऑर्डिनेट देखो, पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, और फिर वापस से कम, चेंज तो हुआ। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। और अगर आपने ऐसे फेंक दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से ऐसे फेंक दिया होता इस तरह करके, तो अब एक्स में भी चेंज आता, वाई में भी चेंज आता, और जेड में भी चेंज आता, तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाता, ठीक बात है क्या। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये कुछ इक्वेशन के थ्रू गवर्न होता है, वो हमको सीखना है। पहले वो चीज़ हम सीखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और उसके बाद वो वाली चीज़ को ही हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे मोशन इन प्लेन में, और उसके बाद फिर स्पेस में कहीं भी फेंका जाए तब भी वही वाली इक्वेशन चलेंगी सेम। तो वही अपनी जो गिनती की इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए भी है, वही प्लेन मोशन के लिए भी है, सही है। थोड़े थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे उनमें बस, ठीक है जी। चलो, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव तुम लोग जानते होगे कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ।
दो चीज़ एक साथ को मूव कर रही हैं और एक ऑब्जर्वर दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है, खुद एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि कोई तुम लिफ्ट में बैठे हो, तुम लिफ्ट में बैठ के किसी और चीज़ को देख रहे हो, तुम ट्रेन में बैठे हो और उसके रेस्पेक्ट में किसी और चीज़ को देख रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ चलेंगी वो सब रिलेटिव मोशन में करके चलेंगी। ठीक बात है कि एक आदमी वो नाव में जा रहा है और नदी भी चल रही है और नाव से वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो नाव क्रॉस भी कर रहा होगा ऐसा, नदी भी आगे ले जाए, तो नाव कुछ ऐसे जा रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंचना है तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लो भी लेकर के जाएगा उसको आगे, वहाँ पर रिलेटिव आ जाती है कुछ चीज़ें। जैसे वो होती है रेन मैन वाली प्रॉब्लम होती है जो, उनमें रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है कि जब आप स्टेशनरी हो तब तो रेन अलग डायरेक्शन में पड़ रही है, लेकिन जब आप स्कूटर चला रहे हो तो आप घर पहुँचे तो आपने देखा कि पीछे से तो मैं सूखा हुआ हूँ और भीगा बस आगे से ही हूँ, तो इसका मतलब क्या पूरे रास्ते में रेन ऐसे ही आ रही थी? नहीं, वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस किया है ऐसा कभी कि पीछे का सूखा रहता है, ठीक है, पीछे से शर्ट बिल्कुल सूखी पड़ी है, आगे से फुल भीगा हुआ है, ऐसा रहता है जब बारिश में स्कूटर चलाता है। ठीक है, 2 महीने बाद देख लेना बारिश आ जाएगी तब चेक कर लेना। ठीक है भाई लोग, चलिए तो समझ गए मोबाइल कहाँ छुपाना जब बारिश आ जाती है। ठीक है, चलो स्ट्रेट लाइन मोशन पे आते हैं कैसा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन या पहले चलिए मोशन, देखिए एक टर्म होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसका क्या मतलब है? विच स्पेसिफाइज पोजीशन, जो पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है। अगर मुझे किसी चीज़ की पोजीशन पता करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए कि कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए भाई, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, ये थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए बेसिकली, है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, जेड एक्सिस इनके परपेंडिकुलर होती है, वो जेड एक्सिस चाहिए। एक्स और वाई ये वाला जो प्लेन, इसको क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है जेड और एक्स, जेड एक्स प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है दैट इज वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कौन है, जो वाई और जेड के परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस कौन है, जो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, ऐसा करके। ठीक है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अपने को चाहिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, ओरिजिन चाहिए, उनके थ्रू फिर मैं बताऊंगा कि भैया ये सारा कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है। सही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैं चाहूँ वो चूज़ कर लूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएंगे, आप चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर लो। नॉर्मली हम ऐसा बनाते हैं कि एक्स एक्सिस हम हमेशा इधर की बनाते हैं, इधर की बनाते हैं, कुछ नहीं लिखा हो तो यही मानता हूँ मैं हमेशा कि एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाली वाई और ये वाली एक्स भी हो सकती है, या फिर ये वाली एक्स ये वाली वाई भी हो सकती है ना, या फिर ये जेड और ये वाली एक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपने को। ठीक है भाई लोग, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉल तुमने नीचे से फेंक दिया, से ऊपर जा रही वापस नीचे, अब तुम ऊपर वाई एक्सेस कहने लगो तो तुम जे में काम कर रहे होगे सारा, लेकिन अगर तुम ऊपर जेड कहने लगो तो के में काम कर रहे हो, उससे बॉल को क्या फर्क पड़ रहा है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सारी चीज़, आपको बताने के तरीके में फर्क पड़ जाता है बस। ठीक है जी, और देखिए रेफरेंस फ्रेम का क्या मतलब है, मान लीजिए कि यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी ऐसे करके, और ऐसे एक बिल्डिंग है पूरी, यहाँ पे ऐसे करके बॉल जा रही है, ऊपर जाएगी वापस आएगी ऐसे करके, यहाँ पे खड़ा होकर एक आदमी देख रहा है और यहाँ पे खड़ा होकर एक आदमी देख रहा है, क्या दोनों अलग अलग बात बताएंगे? एक कहेगा कि बॉल मेरे से दूर जा रही है, नीचे वाला कि बॉल मेरे से दूर जा रही है, ऊपर वाला क्या बोलेगा, वो कहेगा मेरे पास आ रही है। बॉल को पता है इस बात का कि मैं किसके पास किसके दूर, नहीं, उसको थोड़ी मतलब इन बातों से, बॉल को तो जो करना है अकॉर्डिंग टू लॉज वो कर रही है, बट ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड है कि आप क्या आंसर दे रहे हो। वो ठीक है क्या, नीचे वाला कह रहा है कि मेरे लिए तो जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये वाला कह रहा है कि मेरे से डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो वो तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या दे रहे हो, तो उससे फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि 50 मीटर की बिल्डिंग है और ये बॉल किसी इंस्टेंट में यहाँ 10 मीटर पे है अभी, तो नीचे वाला क्या बोलेगा, मेरे से कितनी दूर है, ऊपर वाला क्या बोलेगा, 40 मीटर नीचे माइनस जे एक्सेस में, ऐसा कुछ बोलेगा सपोज, लेकिन बॉल का थोड़ी फर्क पड़ रहा है इस बात से। तो जब भी मुझे सवाल पूछा जाता है तो हमेशा बताया जाता है ना कुछ कि कहाँ से बताना है भाई आंसर, कि बॉल की पोजीशन t इज इक्वल टू 2 सेकंड बतानी है, कहाँ से, नीचे से, ऊपर से, या ये रेफरेंस फ्रेम लेना है, ऐसा बताया जाता है हमेशा। ठीक है, जिससे सबका यूनिफाई आंसर आए, नहीं तो कोई बोलेगा मेरा 40 भी तो ठीक है और नीचे वाला आदमी बोलेगा मेरा 10 भी तो ठीक है। सही है, तो एक सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना होता है। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी वो समझ गए, उसके हिसाब से सारे पोजीशन वेक्टर डिसाइड होंगे। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी है अभी,
कि ये वाले ये पार्टिकल यहाँ है, तो मैं बताऊंगा ना उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, कोई दूसरा आदमी बैठा हो, वो कह रहा है कि नहीं मेरा ओरिजिन तो यहाँ है, तो वो अगर बताए तो वो तो अलग बात कहेगा फिर। सबसे पहला काम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना। ठीक है जी, सवाल के अंदर जैसा भी आपको फिजिबल लगे कि आसान पड़ रहा है मुझे ऐसे करके, वैसा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करूंगा। जैसे कि जब इंक्लाइंड पे काम कर रहे होते हैं तब ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से ज़्यादा अच्छा ये वाला सिस्टम काम करता है। एक्स डैश वाई डैश अच्छा काम करता है वहाँ से, क्योंकि तब मुझे यहाँ से कोई चीज़ फेंकी है, मान लीजिए ऐसे करके इंक्लाइन था थीटा एंगल पे, है ना, तो ये वाली एक्स एक्सिस पे क्या दिखेगा कि एक्स एक्सिस पे चल रही है वो वाला ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें काम कर लूंगा मैं तो। ठीक है ना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात, जैसा चूज करना है वैसा कर लीजिए। एक सवाल में कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, तो जैसा जहाँ पे आसान पड़ेगा उस हिसाब से काम करूंगा। ठीक है जी, चलिए समझ गए हो, पोजीशन वेक्टर समझ गए, है ना, पोजीशन बताने के जो काम आता है। तो मान लीजिए कि ये पोजीशन है किसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर ओ पी ये क्या है, R1 सपोज। चलिए पोजीशन वेक्टर समझ गए। पोजीशन वेक्टर का चेंज कि मान लीजिए वाला पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे था, अब देखो नई चीज ऐड कर रहे हैं इसमें, टाइम डाल रहे हैं इसके अंदर, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ था, और फिर मैंने देखा कुछ टाइम बाद ये कैसे गया यहाँ मुझको नहीं पता, लेकिन वहाँ पहुँच गया। ठीक है जी, ऐसे करके यहाँ पहुँच गया, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो गई है अब। ठीक है जी, तो नया वाला पोजीशन वेक्टर ओ क्यू कितना है, R2। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो क्या बताओगे, पी पे था क्यू पे पहुंच गया, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये हुआ क्या इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या चीज से दिखाते हैं इसको, डेल्टा आर, या फिर क्या कहते हैं पी से शुरू होकर जो क्यू पे खत्म होता हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पी क्यू, उसे किस चीज से दिखाते हैं, डेल्टा आर से। वो क्या होता है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, R2 माइनस R1। ठीक बात है क्या, ओके। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, या फिर पी क्यू के टर्म में क्या लिख सकते हो उसको, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू फाइनल माइनस इनिशियल, और इसी चीज को आप आर के टर्म में लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, R2 माइनस R1, जैसा भी जैसा सवाल में दिया हो वैसा वाला यूज करूंगा। ठीक है, अब ये P से लेके Q पे पहुंचा, कैसे पहुंचा अपने को पता नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से घूम फिर के और ऐसे करके गया हो, या और कोई रास्ता यूज करके, 100 रास्ते हो सकते हैं, किसी भी चला जाए। वो क्या चीज़ है, तो जिस रास्ते पूरा चल के गया दैट इज डिस्टेंस। और डेल्टा आर क्या चीज़ है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, अब इसमें फिट करते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो टाइम वाली इंफॉर्मेशन फिट कर रहा हूँ इसके अंदर, अब तक नहीं थी पिछले वाले चैप्टर में। दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ऐसा वैसा करके कुछ। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, पहले नोट कर रहे हो, सुन रहे हो बैठ के आराम से।
डन। ये तो है किसी प्लेन पे आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है नहीं, मान लो इस फर्श पे आप जो है एक रिमोट वाली गाड़ी चला रहे हो, तो आप बटन दबाते हो, उससे वो चलती है। तो पहले वो पी पोजीशन पे थी, आपने बटन बटन दबाया, वो घूम फिर के क्यू पे पहुंच गई। तो वो दिख रहा है मुझको होता हुआ, ठीक है ना। जब पी पॉइंट पे थी, मैंने देखा था, मैंने घड़ी अपनी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे टाइम था 0। जब 10 सेकंड हो जाता है चलते फिरते घूमते कमरे में, तो वो कहीं और पहुंच जाती है, ऐसा। फिर वहाँ से मैं 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, उसने कितनी पाथ लेंथ कवर की है टोटल, उससे तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड लिख रहा हूँ। वेलोसिटी कैसे लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल कहाँ पहुंची, इनिशियल कहाँ थी, उससे मैं लिख रहा हूँ उसका वेलोसिटी। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर मैं एक दूसरे ग्राफ पे लेकर के जाऊँ, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि उसका जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस विद टाइम क्या क्या किया उसने। मान लीजिए अगर इस तरह का कोई चीज़ है कि मान लो इस तरह से चलती है गाड़ी, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस तरह चलती है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे एस क्या होता होगा, डिस्टेंस 0। टाइम टी इज इक्वल टू 1 पे क्या होता होगा, 1। 2 पे क्या होता होगा, 4। 3 पे, ऐसे करके होता रहता होगा। तो अगर इस चीज़ से ग्राफ बनाया जाए ऐसा, तो यहाँ पे टाइम है सपोज, और यहाँ पे है डिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं डिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ, फिर यही सारी चीज़ मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ करूँगा। तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। वैसे ही देख के बता दो कि ये वाला ग्राफ क्या होता है, क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। फाइन, चलो यहाँ से देखो, जब t इज इक्वल टू 0 है तो s भी 0 है, तो ओरिजिन से शुरू होगा। फिर जब t इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है, तो ये भी कितना होता है, 1 होता है, तो दोनों से एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे। फिर जब ये 2 होता है तो 4 हो जाता है, जब ये 2 होता है तो ये कम हो जाता है, 4 हो जाता है ये। जब ये 3 होता है, 3, ये 9 हो जाता है तब। तो जो s है वो बहुत तेज जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बना, सही है क्या, ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ हो गया। अरे ठीक है। कुछ ग्राफ हुआ ऐसा, सही। अब देखिए, ये है मान लीजिए टाइम t1, तो उस पर क्या, ये है चली हुई डिस्टेंस, ये वाला टाइम है t2, तो ये है उस पर चली हुई डिस्टेंस s2, ऐसा, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस और अपॉन टाइम, ऐसा। तो स्पीड क्या बताऊंगा यहाँ तक की, बताइए। ये देख लूंगा कितना है अपॉन, ये देख लूंगा कितना है। तो आप कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बीच में देख रहे हो, t1 से लेके t2 तक, तो कौन सा टाइम कहोगे इसको, कि टोटल टाइम जिसमें देख रहे हो, और उसमें क्या टोटल डिस्टेंस कितने का, तो जो स्पीड आएगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड। ये वाला फॉर्मूला बन गया है, ठीक है जी। क्या आ जाएगी तो बताइए, s2 माइनस एस वन अपॉन t2 माइनस t1, क्या कहते हैं इसको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसा कह देते हैं। तो ठीक है क्या, तो ये कैसी है, एवरेज स्पीड, फाइन, ओके। थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचें कि क्या चीज़ है ये, मतलब एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन क्या चीज़ है। ये तो है टी टू माइनस टी वन, ये वाला, और ये है एस टू माइनस एस वन, ये वाली जो चीज़ है, ये है एस टू माइनस एस वन, और ये वाला क्या चीज़ है, टी टू माइनस टी वन। तो बताओ, दिस अपॉन दिस, यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये क्या चीज़ बनेगी, क्या ये इस वाली सीकेंट है एक, जो 2 पॉइंट पर काट रही है, उसका स्लोप है क्या ये, भाई दिस अपॉन दिस क्या चीज़ है, क्या ये वाला एंगल का टेन थीटा है, वही तो स्लोप होता है, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो हुआ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और साथ ही साथ बोलो एक और चीज़ के स्लोप ऑफ द सीकेंट। ये जो तुमने रेड वाली एक सीकेंट बनाई है, ये इसका जो स्लोप है वही तुम्हें उन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी देगा, ठीक है भाई। अरे समझ पा रहे हो दोस्त, चलेगा, ओके। अब एक कदम आगे लेके चलते हैं इसको, ये तो नोट कर लिए, करो। सीधी लाइन खींचना सीख ले, ये देख, ये तिरछी,
जिम में भी ऐसा करता है तो एक फॉर्मूला बुक बना लो, मतलब एक पतली नोटबुक ले लो जिसमें सारे फॉर्मूले इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। जैसे ही कोई चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी, उसमें जो भी फॉर्मूले आते हैं किसी चैप्टर में, साइड में रखो अपनी वो खोल के, वहीं लिखते जाओ। यहाँ नहीं लिख पा रहे हो घर जाके लिखो, लेकिन जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हो वो सारे के सारे सेम डे उस कॉपी में आ जाने चाहिए, ठीक है। तुम्हें पता है इस चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम के जस्ट 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जब तुम्हें लगता है कि मुझे बस फॉर्मूले ही पता होने चाहिए, बस क्या है, ठीक है ना। बाज़ार में भी लिखे लिखाए मिलते हैं, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं है। अगर आपने खुद नहीं लिखे हैं तो वो बेकार चीज़ है। खुद लिखोगे तो एक कनेक्शन बना रहता है, पता रहता है मैंने कोई चीज़ क्यों लिखी है। अब जैसे तुम ये लिखोगे, छोटी सी चीज़ लिखोगे इतना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, साथ में ये भी लिखोगे, साथ में उसमें ग्राफ भी बना लोगे ये वाला, और फिर उसमें स्लोप ऑफ द सीकेंट भी लिख दोगे इसी चीज़ को, तो सारा काम एक में हो जाएगा एक बार में। समझ रहे हो? तो भाई अपने लिए एक नोटबुक अपनी खुद की बना लो। चलिए आगे चलते हैं। अब डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल हो जाए, इस वाली चीज़ को मैथ्स में दिखाते हैं ऐसे, टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी कौन है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर ये वाला टाइम, ये वाला अगर ऐसा आ रहा है इसकी तरफ, मतलब आप जो गैप ले रहे हो बहुत कम ले रहे हो। आप कह रहे हो कि ये तो 2 सेकंड था और ये वाला 5 सेकंड था, तो गैप कितना हुआ, 3 सेकंड। लेकिन आप कहते हो नहीं मैं तो बहुत कम गैप लूंगा, तो ये तो 2 सेकंड था और जो ये था 2.1, तो दोनों का गैप कितना हो, 0.1। तो क्या दोनों बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। उस टाइम में जो ये जो डिस्टेंस कवर की होगी, क्या ये भी कम होगी, है ना। अब 0.1 सेकंड में देखो कितनी डिस्टेंस कवर है, तो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर होगी। क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पास पास आ जाएंगे दोनों। उस टाइम पे जो रेड वाली लाइन है जिसको आप सीकेंट कह रहे थे, वो क्या बनने की कोशिश कर रही होगी, टेंजेंट बनने की कोशिश कर रही होगी वो। तो उस टाइम पे कैसी दिखेगी, देखो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे करके पास आए हैं, तो क्या ये लाइन थोड़ी ऐसे हो जाएगी, ऐसे दिखेगी। तब ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास आ गए हैं, उस टाइम पे दिस विल बिकम टेंजेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख दोगे सीकेंट क्या बन जाती है, तब सीकेंट का क्या बन जाता है, टेंजेंट, सही। और डेल्टा टी इतना छोटा हो जाता है उस टाइम पे कि दे टू टाइम डजंट लुक्स टू, इट लुक्स 1, 2 एंड 2.001, तो लगभग बराबर सही है वो। तो उस टाइम पे वो चीज़ जो होती है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं मैथ की भाषा में इसको, कि जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी तुम यहाँ से लेके चल रहे थे ना, वो उसमें जो डेल्टा टी है ना बहुत छोटा हो जाता है वो। इस टाइम पे इसको लिख देते हैं डी एस अपॉन डी टी, ठीक है जी। और ये क्या चीज़ है तो अभी भी डायमेंशनली वही है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या चीज़ है, स्पीड। लेकिन अब ये कौन सी स्पीड है, जो 2 सेकंड पे स्पीड है वो वाली, तो उसको क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है नी। तो और क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डी एस अपॉन डी टी को लिख रहा हूं बस, है ना। या फिर और क्या कह सकते हैं भाई इसको, ब्लू वाली जो लाइन है ये उसमें डी एस अपॉन डी टी कह रहे हो, तो जैसे तुम इसको क्या कह रहे हो, स्लोप ऑफ द सीकेंट। लेकिन अब सीकेंट क्या हो गई, टेंजेंट, तो क्या कहूँ इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, किस ग्राफ की, ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, इंस्टेंटेनियस
स्पीड और स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? एवरेज स्पीड। चले, लॉजिक समझ गए भाई कैसे लिख देते हैं? ये सब निकालने का बहुत आसान तरीका भी है कि किसका स्लोप क्या देता है, किसका एरिया क्या देता है, डायमेंशन से आ जाएगा बस इतना। ठीक है जी। कोई भी तुम्हें नया से नया ग्राफ दिख जाएगा, तुम्हें पता लगाना हो कि उसका स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है, डायमेंशन पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है भाई लोग, देखिए जैसे ही वाला सारा काम किया, सेम वैसे ही इसके लिए करना है, वेलोसिटी के लिए। तो उसमें डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? तो अब मैं जो ग्राफ बताऊंगा तुमको, कौन सा ग्राफ बताऊंगा? बस लिख दो, चलो आगे लिखना शुरू करो। सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा, मतलब जस्ट एक एग्जांपल ले लिया मैंने, तो ऐसे टी स्क्वायर कुछ भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी ग्राफ है, तो कोई भी जनरल ग्राफ बना देता हूँ, चलो ऐसे करके ये ऐसा बना दिया मान लीजिए। सपोज यहाँ पे चल रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे चल रहा है टाइम, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट को वैसे नॉर्मली आर से दिखाते हैं, लेकिन एस से भी दिखाते रहते हैं। जैसे कि वो होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ टी स्क्वायर, जो उसमें एस क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, है ना, कि भाई मान लो इस रोड पे चले जा रहे हो आप ऐसे, तो भाई यही तुम्हारी डिस्टेंस है, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, सेम बात। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशन मोशन के लिए जो इक्वेशंस वैलिड है, उनमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होता है, तो इसलिए उसे एस से भी दिखा देते हैं, आर से भी दिखा देते हैं, ऐसा। तो ठीक है, चलेगा। तो कोई दो तो पोजीशन बनाई मैंने, सपोज कि एक है T1 और ये कौन है? R1 पोजीशन, ये कौन है? एक T2 और R2 पोजीशन, ऐसा। ठीक है दोस्त। तो भाई मैं लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन लिखो यहाँ पे, ठीक है नी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, है ना। तो डेल्टा आर अपॉन क्या? डेल्टा टी। और डेल्टा आर कौन होता है? R2 माइनस R1। और R2 R1 कौन होते हैं? पोजीशन। तो दो पोजीशन का जो डिफरेंस होता है, वेक्टोरियल डिफरेंस, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बना भाई फॉर्मूला, ये है वेलोसिटी, और यहाँ से वेक्टर लगने भी शुरू हो गए, ऐसा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी है भाई? ये एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इससे क्या आती है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ओके, इसे ये वाली लाइन लिखनी है इसकी, क्या लिखोगे? क्या मैं ये वाला पॉइंट को देख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को देख रहा हूँ, इसमें ये वाली जो डिस्टेंस ये कितना है? T2 माइनस T1। और ये कितना है? R2 माइनस R1। और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कौन है? वाई एक्सेस पे क्या लिखा है तुमने? अपॉन एक्स एक्सेस पे, है ना। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये हो गया इस वाली लाइन का स्लोप, ऐसा। तो स्लोप ऑफ द सीकेंट, ठीक है नी। ये क्या है? स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। समझ पा रहे हो? ओके, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन पे भी ध्यान दो थोड़ा। बताइए, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा भी नोट करिए, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी।
ठीक है। चलो अब इसमें ये वाला कार्यक्रम शुरू करते हैं कि अगर ये बहुत छोटा है डेल्टा टी तो लिखो, और थोड़ा लॉजिकली समझो भी कि उसका क्या मतलब है। डेल्टा टी बहुत छोटा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोनों पास पास हो जाएंगे, ये पास पास हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो जाएगा। उस टाइम पे ये दोनों पॉइंट ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही बैठे होंगे बिल्कुल, तो ये लाइन क्या बन जाएगी तब? टेंजेंट बन जाएगी। तो लिख दो अब सारी चीज़ कि इफ़ डेल्टा टी इज स्मॉल देन टेंजेंट क्या बन जाती है, सॉरी सीकेंट बन जाती है टेंजेंट, और तब वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्त? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये कौन हो जाएगी? डी आर अपॉन डी टी लिख दूंगा फिर इसको, और यहाँ वेक्टर लगाना मत भूलना। ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा एवरेज का जो साइन है लिखने का वो ऐसे है ना, स्टैंडर्ड जो साइन है वो ऐसा, कहीं लिखा मिले तो घबराना मत, एवरेज वेलोसिटी है उसका मतलब। और इंस्टेंटेनियस में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अगर खाली वी कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज है तो बताया जाता है एवरेज, ठीक है जी। तो नीचे या तो छोटा सा एवरेज ऐसे करके लिख देते हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ये वाला है, इस तरह दिखाना स्टैंडर्ड होता है। डी आर बाई डी टी, तो ये कौन हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on position time graph। ऐसा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये वो वाली लाइन हो गई नीचे वाली, ऐसा। ठीक है जी। डायरेक्शन का ध्यान रखिए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। चलो छोटा सवाल बता दो तो इसी बात पे। एक पार्टिकल घूम रहा है ऐसे सर्कल में, रेडियस आर है उसकी ऐसे सर्कल की, ठीक है, एक राउंड आता है। कैसे कैसे घूम रहा है वो? कि उसकी जो वेलोसिटी है ना पार्टिकल की, वी वेलोसिटी या वी जो है स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। तो स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या इसकी? नहीं, वेलोसिटी तो हर जगह बदल रही होगी ना डायरेक्शन में, पहले यहाँ देख रही है फिर यहाँ होंगे फिर यहाँ होंगे, ऐसे कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। अभी मुझको पूछा है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन रिवोल्यूशन एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा पूछा है आपने। बताइए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? यही सेम चलो मुझको निकालनी है फॉर हाफ रिवोल्यूशन। आधे रिवोल्यूशन के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो जल्दी से लिख दो बस। रुपया भाई, और टी कहाँ है?
हाँ करके बता ना। जैसा बोला भाई लोग वैसा फॉर्मूला लगाओ। हम्म। इतना भारी हो गया क्या? बोलो भाई। एवरेज स्पीड। अरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक चक्कर, वन रिवोल्यूशन का मतलब एक पूरा राउंड। एक पूरा राउंड में आर डिस्टेंस, आर रेडियस है, कितना चलेगा? 2 पाई आर अपॉन क्या? टाइम टी। लेकिन टाइम तो मैं दे नहीं रहा कहीं पे भी, फिर कैसे निकले? हम्म। अच्छा एक बात बताओ, ये सब जगह वी से ही चले जा रहा है, वी 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 वी, है ना? तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी? वी होगी। कैसे आएगी लेकिन? ये क्या है यहाँ पर? टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन है? 2 पाई आर अपॉन वी। 2 पाई आर कैंसिल हो तो क्या बचा? वी। ऐसा। तो स्पीड क्या आनी चाहिए? वी ही आनी चाहिए। जब थ्रू आउट पूरी जर्नी आप वी से ही चले जा रहे हो तो एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए फिर तुम्हारी? अरे ठीक है, ठीक है जी। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एक पूरा राउंड लगाने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्त? जीरो। वहीं पहुंच जाओगे वापस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसा। आधा टाइम, एवरेज स्पीड आधे टाइम के लिए कितनी होगी? सेम होगी। अच्छा, स्पीड कितनी कैसे लिखूंगा? तो आधा चक्कर का मतलब कहाँ पहुंचा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो कितना हो गया? पाई आर, ठीक है, अपॉन टाइम, आधे चक्कर का टाइम। अब आधे चक्कर का टाइम क्या लिखा जाए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी क्या लिखोगे? पाई आर ही लिखोगे। तो पाई आर अपॉन स्पीड, तो अभी भी क्या हो गया? वी। या नॉर्मल सीधी बात वही करो कि जब थ्रू आउट द जर्नी आप अपना वी स्पीड से चल रहे हो हमेशा, तो कांस्टेंट भी वही हुई, इंस्टेंटेनियस भी वही हुई। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? 2 आर। एक डायमीटर चल गया हो ना पूरी ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट में, तो अपॉन, अरे अपॉन, अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम। ये वाला टाइम कितना है दोस्त? पाई आर डिस्टेंस चलिए वी स्पीड से, तो क्या हो गया? पाई आर और अपॉन वी। तो कितना हो गया? 2 वी अपॉन पाई। ठीक है। एवरेज स्पीड तो v ही है सेम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूरे एक सर्कल के लिए पूरी जीरो है, हाफ के लिए कितनी है? 2v/पाई। ये किस डायरेक्शन में होगी बताओ? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? हाँ मतलब हाफ सर्कल के लिए पूछ रहा हूँ, हाफ सर्कल के लिए क्या डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी की? अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर है? पहले पार्टिकल कहाँ पे था? यहाँ पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? ये वाला। अब कहाँ पहुँच गया पार्टिकल? यहाँ पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ये वाला। तो ये कौन हो गया? R2। ये कौन हो गया? R1। आप क्या निकाल रहे हो? R2 माइनस R1। सही है। तो किधर आएगा वेक्टर? R2 माइनस R1। कैसे करूँ? इसकी डायरेक्शन में आएगा। तो कैसे हो गया? ये वाली डायरेक्शन में, डायमीटर के अलॉन्ग। R2 माइनस R1।
चलेगा, ठीक है आंसर 30। अच्छा चलो, अरे डन है। जैसे यही वाला सवाल पूछा जाए ऐसे कि एक वॉल क्लॉक है, वो यहाँ पे थी 12 पे और पहुँच गई वो 2 पे, और उसकी कुछ रेडियस है ना, रेडियस को मान लेता हूँ कि 5 सेंटीमीटर की उसकी सेकंड सेकंड हैंड है ये है सेकंड हैंड ऑफ वॉल क्लॉक, ऐसा है। तो ऐसे करके पहुँच गई यहाँ तक, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? एवरेज वेलोसिटी 10 कहाँ से आ गया? अच्छा 5 माइनस माइनस 5 है, और बाई 2। देखो फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते ना, सवाल बदला फॉर्मूला भूल गए। अरे फॉर्मूले पे ध्यान दो ना, क्या था, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्यों दुखी क्यों हो रहे हो? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मतलब 12 से लेके 2 तक पहुंचने का टाइम कितना होगा? 10 सेकंड, सेकंड हैंड है भाई, 10 सेकंड। तो टाइम डेल्टा टी कितना हो गया? 10 सेकंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन होता है? डेल्टा आर। कौन होगा भाई डेल्टा आर? पहले वाले से ये यहाँ से आया था, कैसे इतनी तो होगी, तो ये हो गया डेल्टा आर। बताओ ये कितना होगा? अच्छा ये एंगल कितना है? वेक्टर है माला कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। और क्या ये दोनों वेक्टर बराबर लेंथ के हैं? और तुम क्या कर रहे हो उनका सब्ट्रैक्शन, R2 माइनस R1 कर रहे हो तुम। क्या फॉर्मूला होता है? तो 2r साइन थीटा बाई 2 भी होता है क्या? तो 2 5 और ये कितना हो गया? 1/2 कितना हो गया? 5। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 5, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई बताइए? 5/10, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंगल कैसे पता लगा? हाँ ये तो बड़ी बात हो गई। इधर होता है 12, ये कौन होता है? 3, तो एंगल कितना हुआ? 90। बीच में कौन फंसा हुआ है? 1 और 2, 2 है, 30 30 30, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो कैसी भी आएगी, उससे दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, ठीक है भाई। तुमको चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, है ना, और तुम कैसे जा रहे हो? 5 माइनस माइनस 5 10, तुम डायरेक्शन भूल ही जा रहे हो कि डायरेक्शन में कोई चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है बालक। तो ऐसी चिंता मत किया करो, फॉर्मूले पे ध्यान दो क्या होता है। चलिए ठीक है साहब, चलो थोड़े से कुछ स्टैंडर्ड सवाल जो होते हैं कि एक गाड़ी जा रही है भाई यहाँ से यहाँ तक, हाफ ऑफ जर्नी, half journey covers with speed v1 and rest half covers with speed v2, तो find average velocity या average speed of the journey। आधी जर्नी कवर करती है v1 स्पीड से, बाकी आधी जर्नी कवर करती है v2 स्पीड से, तो एवरेज दोनों, दो आंसर कहाँ है? पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछिए, पूरी जर्नी की। इधर की एवरेज क्या है? v1, इधर की एवरेज क्या है? v2, लेकिन मुझको तो यहाँ से यहाँ तक की पूछिए पूरी, ठीक है। फॉर्मूले पे ध्यान दो बस, क्या होता है, क्या पूछा गया है तुमको? एवरेज स्पीड
है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो तुमको एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए जो कि नहीं दे रखी, तो कुछ मान लोगे कुछ होती है, अपॉन टोटल टाइम चाहिए था। हम्म बोलो भाई लोग। ये देखो, ये पूरी जर्नी को अगर मैं एस मान लूँ तो क्या ये S/2 है दोनों, क्योंकि हाफ हाफ बोला मुझको करने को, तो भाई हाफ कर लिया ऐसे। लेकिन पहले आप चल रहे हो V1 स्पीड से और बाद में चल रहे हो V2 स्पीड से, तो टाइम सेम लगेगा क्या? पहले 20 की स्पीड से चल रहे थे और फिर 60 की स्पीड पे चलने लगे, तो क्या सेम टाइम लगेगा? टाइम अलग अलग होगा। तो ये वाला टाइम कुछ भी हो सकता है, वाला टाइम कुछ और हो सकता है, ऐसा। ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वो वाला सवाल करना, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्त, S/2 प्लस S/2 कितनी हो गई S, और टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2, ऐसा लिखूंगा। ये हो गई एवरेज स्पीड। ठीक है जी। अब ना तो हमें S पता, ना हमें T1 पता, ना T2 पता, कैसे करूँ? तो T1 और T2 की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है जी। S बताइए T1 को क्या लिखोगे? हम्म T1 को क्या लिखोगे? अरे स्पीड, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 कौन सा टाइम है, यहाँ तक का, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी S/2, तो S/2 अपॉन V1, और दूसरा वाला कौन था S/2 अपॉन V2, ऐसा कर दिया। ठीक है। देखना भाई थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो इसे। S अपॉन, क्या मैं ऐसे लिख लूँ S/2V1 प्लस S/2V2, ऐसा करके लिख लूँ। S कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ V1 V2 में बचेगा, वही मेरे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था। नहीं, बोलो भाई ये कितना है, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा निकाला क्या? अरे ठीक है, समझ पाए हो? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है जी। तो याद रखने के लिए याद भी रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, बहुत कॉमनली कहीं भी देखा सुना जाएगा सवाल। तो क्या हुआ, अगर आधी जर्नी V1 से आधी जर्नी V2 से करे तो हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है ना।
अगला सवाल ये हो गया भाई, आधे टाइम v1 से और आधे टाइम v2 से चले, ठीक है। पूरी जर्नी मान लीजिए उसने 2 घंटे में कवर करी, तो 1 घंटा चला v1 स्पीड से और 1 घंटा चला v2 स्पीड से, तब एवरेज स्पीड क्या होगी? ये कौन सा है? पहला वाला? ना ना ना, देखो उसमें ऐसे गेम मत करो खराब। ये तो हो गया ना, पहला वाला तो हो गया। दूसरे में क्या बोला गया है? आधे टाइम v1 से और आधे टाइम v2 से चलता है। तुम तो फिर s/2 s/2 कर रहे हो। ये तो t/2 हुआ ना, है ना? ठीक बात है। d1 d2 फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला लिख, सब दिखने लगेगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को क्या लिखेगा दोस्त? डी लिखेगा या फिर नहीं, एक सेकेंड, डी मत लिख, तो उसको लिख ले डी प्लस डी माइनस d1, पूरा लिखा ना, डी प्लस डी माइनस d1 अपॉन क्या? टाइम, है ना? तो टाइम तो तेरा टोटल टाइम कितना हो गया? 2t½ हो गया क्या? t½ प्लस t½ इज इक्वल टू 2t½ नहीं हो गया, है ना? तो 2t½ लिख दो उसको, नीचे वाले टाइम को, ट्वाइस ऑफ t½ डन हो गया। चलो अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये क्या है? डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है? लिख दे भाई। कहाँ अटक गया? सही लिखा है तुमने, t/2 और t/2 लिखा है। ये s हो गया, लेकिन s पूरा s मत लिखो उसको, फिर s1 प्लस s2 बोलो ना उसको। आधे टाइम चला है, एक मिनट, तुम कौन सवाल कर रहे हो, दूसरा कि तीसरा? अच्छा, तो आधे टाइम चला है तो उसमें डिस्टेंस अलग रही होगी, बाकी आधे टाइम में डिस्टेंस है वो अलग रही होगी, ठीक है ना भाई? आधे टाइम में चला, मान लीजिए 1 घंटे तक तो बेचारा आराम आराम से चल रहा था, फिर अचानक से फ़ोन आ गया किसी का, ओ भाई जल्दी पहुँच, तो भाई ने फिर क्या करा? स्पीड बढ़ाई, कुछ करा ऐसा, जो भी कुछ है ऐसा करके हो गया। तो पहले टाइम अगर टी से चला 1 घंटा, तो दूसरे टाइम भी टी, अब उसे आप t/2 लिख लो, कुछ लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, ठीक है भाई? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है देखिए, s1 प्लस s2 अपॉन टाइम कितना है? t प्लस टी, 2t हो जाएगा। तुमने अगर t/2 लिखा तो तुम्हारा t/2 प्लस t/2 t हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। s1 को क्या लिखूँ बताइए? s1 ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होती है क्या? तो कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी हो जाएगा क्या? यहाँ की स्पीड क्या थी? v1, यहाँ की v2, तो v1 इंटू टी प्लस दूसरी क्या हो गई? v2 इंटू टी अपॉन नीचे क्या हो गया? 2t, तो t तो कैंसिल ही हो गया भाई, v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये हो गई एवरेज स्पीड, ठीक है? तो जब टाइम आधा आधा होता है फिर तो क्या हो जाता है? ठीक है, टाइम आधा आधा होता है फिर तो हो जाता है v1 प्लस v2/2। अच्छा, अगर 1/3 होता तो
कि 1/3 चलिए v1 से, अगली 1/3 चलिए v2 से, अगली 1/3 चलिए v3 से, तो क्या होता? तो ये भी टाइम t t t होता तीनों, s1 s2 s3 तीन आ रहे होते वहाँ पे, तो यहाँ पे s1 + s2 + s3 लिख रहा होता, अपॉन नीचे 3t लिख रहा होता। यहाँ क्या लिखता? v1 × t, v2 × t, v3 × t, तो कितना हो जाता? v1 + v2 + v3 अपॉन 3। ठीक है, और भी कोई खुजली कर दे इसमें कि नहीं पहले 1/3 टाइम तो चला है v1 से, और दूसरे 1/3 बाद का बचा हुआ यानी कि 2/3 टाइम चला है v2 से। भाई हम तो वैसा कर लेंगे, टोटल टाइम को t मान लेंगे, इसको t/3 मान लेंगे, इसको 2t/3 मान लेंगे, वो लिखना शुरू कर देंगे हम तो, हमको क्या दिक्कत है? ठीक है क्या? जैसा दिया हो वैसा कर दो। ठीक है जी, चलिए ये हो गया लेफ्ट राइट में 2 सवाल। इसमें क्या हुआ था? हाफ जर्नी का मतलब हाफ डिस्टेंस चली v1 से, हाफ डिस्टेंस चली v2 से, तो आंसर क्या आया था? 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। इधर आ जाओ, यहाँ कहा है कि पहले फर्स्ट हाफ टाइम चलता है v1 से, सेकंड हाफ टाइम चलता है v2 से। ठीक है जी, तो फिर एवरेज स्पीड क्या आई है? वो आई v1 + v2/2। अब दोनों को मिला के एक सवाल बना रहा हूँ कि पूरी जर्नी है यहाँ से यहाँ तक, a से b तक मान लीजिए, उसका जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ, वो तो चलता है v1 से, और जो है इसका दूसरा हाफ है ये वाला, उसमें आधे टाइम चलता है v2 से और आधे टाइम चलता है v3 से। तो क्या मैंने दोनों सवाल मिक्स कर दिए एक में? दोस्त, पहले आधे टाइम चलता है v1 से, पहली आधी जर्नी कवर करता है v1 से, दूसरी जो आधी जर्नी है उसमें पहले फर्स्ट हाफ टाइम में चलता है v2 से, दूसरे हाफ टाइम में चलता है v3 से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हमने दोनों सवाल मिलाए हैं, तो भाई दोनों के रिजल्ट भी तुमने लेफ्ट राइट जो रख रखे हैं वो मिलाओ। ये वाला सवाल कौन सा है यहाँ से यहाँ तक जो है, कौन सवाल है? ये वाला लेफ्ट राइट वाला सवाल है। ठीक है, आंसर भी फिर वैसे ही आना चाहिए। आधे टाइम आप v2 से चले हो, आधे टाइम v3 से चले हो, तो इधर की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? मेरे बताओ, ऐसी आएगी? सही है, इधर की वेलोसिटी क्या है? v1, और अब क्या हो गई है? आधी जर्नी। अब सवाल क्या हो गया? ये वाला। तो आंसर कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए। ये थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है तो मैं इसे चेंज करके v' लिख रहा हूँ सपोज। तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? इधर की जो पूरी जर्नी है वो क्या है? v'। ये वाली कौन है? आधी जर्नी v1। तो क्या आंसर आना चाहिए? 2v1 v' अपॉन v1 + v'। ऐसा होना चाहिए, बोलो भाई, ऐसा चलेगा? तो ये हो गई एवरेज स्पीड। तो ये हो गया दोस्त 2v1, और इसकी जगह इसकी जो वैल्यू हो रख दो, तो क्या हो गया? v2 + v3 अपॉन 2 अपॉन v1 + v2 + v3 अपॉन 2। ऐसा ये कट गया कुछ, तो क्या हो जाएगा? v1 v2 + v3 अपॉन 2v1 + v2 + v3। ऐसा हुआ। दोनों से मिला के एक सवाल बना लिया। क्यों आएगा? हाँ, नीचे वाला 2 आएगा, यहाँ से जो एलसीएम लिया है तो वो यहाँ आके बैठा होगा, तो सही बात है। तो 2v1 v2 + v3 अपॉन 2v1 + v2 + v3 ऐसा करके आ गया। ये है एवरेज स्पीड जर्नी। तो दोनों सवालों को मिला के हमने एक नया सवाल बना लिया ऐसे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड चीज़ है, मतलब बहुत जगह पे एच सी वर्मा ओपन करोगे तुरंत ये वाला सवाल मिल जाएंगे तुम्हें तीनों। ठीक है, कुछ ग्राफिकल अप्रोच होती हैं, ये हमने इक्वेशन से कर रहे हैं, ग्राफ से जो हमने बनाया, जैसे कि इसका स्लोप क्या देता है, उसका सीकेंड का स्लोप क्या देता है, इस तरह का कुछ मिले मुझे तो। ठीक है भाई लोग, जैसे कि ग्राफ से बनाना है मुझको, देखना ऐसा है कुछ इस तरह का है। सपोज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने, है ना, ओ ए बी सी डी ऐसा है, और ये है पोजीशन, है ना, और ये वाला चल रहा है टाइम। तो बताइए पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप क्या देते हैं? वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी 0 है? कहाँ पे वेलोसिटी 0 है? जहाँ स्लोप 0 है वेलोसिटी 0 है। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप क्या देते हैं? अरे पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप क्या देते हैं? वेलोसिटी देते हैं। तो
मैं पूछ रहा हूँ जीरो कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी, बी और सी पे स्लोप जीरो है। यहाँ पे स्लोप यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरह आएगी कि टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, तो ये लाइन हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। ठीक है। अच्छा, ए से लेके बी में बताओ, सपोज ए से लेके बी में वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। ए पे स्लोप देखो, कुछ है ए पे स्लोप, ऐसा करके स्लोप है, ऐसा करके है स्लोप। ठीक है। और जब आप बी पे पहुंचे तो स्लोप कैसा हो गया, ऐसे करके कम हो गया। पहले ऐसा था, ऐसे ऐसे हुई होगी ना टेंजेंट, तो स्लोप क्या हुआ है, कम हुआ है स्लोप। और स्लोप ही वेलोसिटी होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बी टू सी में क्या हो रहा है, बी टू सी में क्या हो रहा है, बी पे भी जीरो है और सी पे भी जीरो है, अगर बढ़ रही है तो फिर जीरो कैसे होगी सी पे, बोलो। बी पे वेलोसिटी जीरो है और सी पे भी जीरो है। अब जैसे ही तुम बी से नीचे उतरते हो ऐसे, तो स्लोप भी तो उतरता है ऐसे करके, और फिर क्या होना है स्लोप को वापस, ऐसा होना है वापस। तो पहले दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है, रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कम होती है। तो बी से सी में क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर घटती है, और फाइनली सी पे अगेन जीरो हो जाती है। तो बी से सी में क्या चल रहा है, अच्छा स्पीड बोलूँ तो स्पीड क्या हो रही है बी से सी में, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, और घट के फाइनली फिर से जीरो हो रही है। तो स्लोप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सी के बाद फिर वापस से दूसरी डायरेक्शन में आ गया। ठीक है। कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओ से लेके बी तक वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। बी से सी में कैसी है, नेगेटिव। और सी से डी में, ये सारी चीज़ें हमें स्लोप से पता लग रही हैं, हमें स्लोप देखना आना चाहिए कैसे, है ना। तुम एक मान लो कि पेन ले लो अपना, और उसके हिसाब से ऐसे स्लोप ड्रॉ करते चले जाओ इसके ऊपर, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह करके ड्रॉ करते हो, तुमको आइडिया लग जाएगा, है ना, कि स्लोप कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो तुम वेलोसिटी बता पाओगे कहाँ जीरो हो रही है, कहाँ घट रही है, कहाँ बढ़ रही है, ऐसा। ठीक है। यही चीज़ अगर मैं बोलता डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो फिर मैं यही चीज़ स्पीड बोल रहा होता उसी चीज़ को, है ना। अभी डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे फिर मैं अलग तरह से बता रहा होता हूँ। ठीक बात है क्या, ऐसा कुछ हो गया भाई लोग। चलिए, तो ग्राफ से ये वाले टाइप के सवाल हो गए ना। और क्या होता है इसमें, एक और चीज़ पूछी जाती थी, आ, चलिए, एग्जैक्टली ग्राफ बनाना भारी काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ रहे हैं हम। ठीक है, स्लोप समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। देखिएगा, ऐसा ग्राफ है, देखो ग्राफ पढ़ने आने चाहिए सब, क्या होता है ना। एक है पोजीशन, ऐसे, इसमें क्या पता लग रहा है इससे, तुम्हें बताओ। वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है, ऐसा बताना। ओ ए बी, ओ से ए में वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, कांस्टेंट है, क्यों, एक्सेलरेशन का नाम भी नहीं आ रहा कहीं। अरे ओ से ए पूछ रहा हूँ, ओ से ए में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। कौन सा ग्राफ है, अरे पोजीशन टाइम ग्राफ है भाई। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप क्या देते हैं, वेलोसिटी देते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप वेलोसिटी देते हैं। ये बात सेट हो रही है बुद्धि में, ये बात। अच्छा, ओ से लेके ए तक का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है या बदल रहा है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है भाई, ए से लेके बी तक, हाँ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है,
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है दोस्त? ले बता, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? यहां से लेके यहां तक जाने में स्लोप बदला या सेम रहा? सेम है। अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम है। ए से लेके बी तक जाने में वेलोसिटी, और ए पे कुछ हुआ है। हाँ, तो मतलब तुमने मान लो यहाँ से एक बॉल पड़ी हुई थी यहाँ पे, और तुमने उसमें ऐसे पैर मार दिया यूं करके, सामने गई ऐसे करके दीवार पे जाके लगी, और जैसे ही वहाँ जाके लगी ऐसे खट से ऐसे हो जाती है बॉल वापस, है ना? तो तुरंत रिवर्स हो गई वेलोसिटी, ऐसे करके टक्कर के बाद तुरंत हो जाती है, उस तरह से हो गई तुरंत। ठीक है, तो ग्राफ है, सिचुएशन अपने आप बनानी पड़ती है उसकी अपने क्या है। ठीक है, चलिए, जैसे कि है टाइम और पोजीशन, और ऐसा है मान लीजिए पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो बताइए वेलोसिटी क्या है? ठीक है, स्लोप क्या है? क्योंकि जीरो, पोजीशन बदल ही नहीं रही। टाइम, इस टाइम भी यही पोजीशन थी, इस टाइम पे देखा सेम पोजीशन सेम पोजीशन, इसका मतलब वो चीज़ हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, तो फिर क्या हो गया ये? रेस्ट। सही है। इसमें ओ से लेके ए तक जो वेलोसिटी है वो कैसी रही है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी। ओ से लेके ए तक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मान लीजिए कि ये हटा रहा हूँ मैं ऐसे, इतनी बात कर रहा हूँ बस, ओ से ए तक, तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। लेकिन और दूसरा ग्राफ देखो, है टाइम और एक है पोजीशन, पोजीशन, और इस तरह का ग्राफ है देखो, ऐसा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बताइए वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। कैसे पता लग रहा है? स्लोप देख के, पहले तुमने हाथ रखा है यहाँ पे, है ना, ऐसे करेगा, फिर क्या देख रहे हो कि टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट का स्लोप ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी। वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब तभी तो बढ़ा पाएगा। ठीक है नहीं? लेकिन अगर तो इसमें वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन अगर ऐसा होता तो पोजीशन टाइम ग्राफ, आरटी ग्राफ। हाँ, अब बताइए स्लोप पहले कैसा है? स्लोप ऐसा स्लोप है पहले, और फिर स्लोप कम होता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम हो रही है किसी चीज़ की, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ लगा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। तो वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। देखो सब जगह कहीं पे भी एक्सेलरेशन का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में कमेंट कर पा रहे हो कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में बता पा रहे हो ऐसा। ठीक है, जैसे नीचे से एक बॉल को ऐसे फेंकूँ ऊपर की तरफ, ऐसे फेंकूँ ऊपर, तो कहीं पे जाके वो रेस्ट में आती है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। कम हो रही है, तो ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन कहाँ है? नेगेटिव, नीचे की, तभी तो उसको वेलोसिटी को कम कर रहा है ऐसे, और यहाँ से फिर वापस वो नीचे गिरेगी ऐसे, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर ऑपोजिट हो तो वेलोसिटी घटती जाएगी। तो ऐसा स्लोप से बता पा रहे हो बस ये सारी चीज़ें देख करके। ठीक है, ओके। एक बस एक काम का ग्राफ है ये वाला, लास्ट एक याद रख लेना। देखो एक ग्राफ है ऐसे, और एक ग्राफ है ऐसे, क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में? एक तो बिल्कुल एक्स एक्सिस से चिपक के निकला है तो ऐसे, और ये एक्स एक्सिस से चिपक सीधे निकल लिया है तो ऊपर। तो अगर मुझको कोई पूछे कि इस वाले ग्राफ इस वाले पॉइंट पे स्लोप बता दो कितना है, तो क्या बोलूँगा? जीरो। ठीक बात है। उसके बाद क्या हुआ? जीरो के बाद क्या हुआ? बढ़ना शुरू हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। शुरू कहाँ से हुई? लेकिन जीरो से। यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है, तो कई बार जब आप सवाल कर रहे होते हो वो वाले वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले सवाल होते हैं, उनमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा ग्राफ पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर बिल्कुल एक्स एक्सिस से चिपक के निकल रहा है ऐसे ग्राफ पहले, तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ही थोड़ा सा स्लोप था पहले से। ठीक है जी, ये वाली चीज़ ग्राफ बनाते हुए, या जब चार ऑप्शन ग्राफ वाले हों तो वो चीज़ देखने में काम आती है। ठीक है भाई लोग, चलिए ये नोट करो। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ख़त्म करके अपन मिल रहे हैं फिर
एक्सेलरेशन पे। तो अगला जो शुरू करेंगे हम सारा कार्यक्रम एक्सेलरेशन पे शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप मॉड्यूल में कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं देख के बता देता हूँ। मॉड्यूल दे दो मुझे एक।